आदाब। कोविड-19 हो, 4G का मामला हो, जम्मू कश्मीर को दोबारा से राज्य बनाने का मामला हो केंद्र शासित प्रदेश से, इन तमाम मामलों पर ऐसा लगता है विपक्ष नाम की कोई चीज़ जम्मू कश्मीर में नहीं है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आर.एस. चिब। चिब साहब, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूँगा कि कोविड-19 के चलते जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से लेकर नारायणिया हॉस्पिटल तक जो तमाशा देखने को मिल रहा है, कोई बोलने वाला नहीं, 4G पर कोई बोलने वाला नहीं, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी से स्टेट कब तक बनाया जाएगा उस पर बोलने वाला कोई नहीं। और ऐसा लगता है कि विपक्ष में ये तय कर लिया है कि हमने लोगों को ये सज़ा देनी है कि आपने बीजेपी को दोबारा सरकार में क्यों लाया। देखिए, आपने एक ही बार इतने क्वेश्चन कर दिए। बातें तो चल रही हैं, ऐसी बात नहीं कि कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोविड-19 की वजह से जो पिछले 6 महीने से जिन हालात में हम गुजर रहे हैं, तो कोविड-19 की सिचुएशन ने हर पहलू को अफेक्ट किया। और शायद यहाँ सरकार किसी मुद्दे पर असफल रही, तो उनके सामने एक बड़ा सेफ एक्सक्यूज़ था कि देश कोविड-19 की पोजीशन से गुजर रहा है, कोरोना की वजह से गुजर रहा है, और जिसकी वजह से शायद वो सारी कमज़ोरियों को, कमियों को छुपाते रहे। और कोविड-19 की क्या पोजीशन है, जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अभी तो कोरोना के कदम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे आप राष्ट्रीय सतह पर देखें या अपने प्रदेश यूनियन टेरिटरी के लेवल पर देखें, तो कोरोना तो बढ़ता जा रहा है। लेकिन देखना यह है कि हमारा जो कंसर्न है वो इस बात पर है कि क्या हम कोरोना के बढ़ते हुए कदमों को सही ढंग से रोक पा रहे हैं या नहीं पा रहे। क्या उन लोगों को जो कोरोना से संक्रमित हैं, जो अफेक्टेड हैं, क्या उनको वो सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। चाहे वो टेस्ट की सुविधा हो, चाहे वो ट्रेसिंग की सुविधा हो, चाहे ट्रीटमेंट की सुविधा हो, चाहे उनकी जो सिचुएशन आइसोलेशन वार्ड्स में उसकी सुविधा हो, तो उसमें कमियां कमज़ोरियां तो हैं। मैं मानता हूं कि शुरू में ऐसे लगता था, जब देश में ये कोविड-19 की शुरुआत हुई, तो हम राष्ट्रीय सतह पर भी देखते थे और यहाँ भी देखते थे कि सरकार कुछ अच्छे कदम उठा रही है। लेकिन जैसे जैसे इसका संक्रमण बढ़ता जा रहा है, मैं महसूस करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोरियाँ सामने आने लगी हैं। मिसाल के तौर पर हॉस्पिटल में, मैं मानता हूँ कि हॉस्पिटल में जो रूटीन में पेशेंट्स आते हैं, उसका भी दबाव है डॉक्टर्स के ऊपर, मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर। लेकिन उनको एक तरफ रखते हुए जो कोरोना के पेशेंट्स हैं, जो कोरोना से अफेक्टेड पेशेंट्स हैं, मैं महसूस करता हूँ कि उनको इतनी अच्छे ढंग से सुविधा नहीं दी जा रही है जितनी होनी चाहिए। मैं खुद गया हॉस्पिटल में, एक यंग लड़का था, तो वो कोरोना पॉजिटिव हुआ, तो दूर से मैंने जाकर देखा, उसको देखने गया। खैर, कुछ डॉक्टर्स वहाँ अच्छे हैं जो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि वो सुविधा नहीं है। यानी एक मामूली सी बात है कि उनकी एक शिकायत रही कि भाई हम घर वालों से बात करना चाहते हैं, तो यहाँ मोबाइल भी हम चार्ज नहीं कर सकते।
खाने का भी इतना अच्छा प्रबंध नहीं है और उतनी अच्छी तरीके से उनको ट्रीट भी नहीं किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है जिसको मैं समझता हूँ कि हमारी यूनियन टेरिटरी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको देखना चाहिए। और मुझे लगता था कुछ दिन पहले जब से हमारे नए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए हैं, तो जब इनके बारे में मैंने पढ़ा, जो मैं थोड़ा जानता हूँ इनके बारे में, तो मैं समझता हूँ कि कुछ तब्दीलियाँ आएंगी, कुछ परिवर्तन आएंगे। और शायद मैं आज भी उम्मीद करता हूँ कि शायद उनके होते हुए कोई परिवर्तन आए। चीफ साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि राजा और प्रजा के बीच में जो संबंध हैं और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि प्रजा दुखी है तो राजा भी दुखी होना चाहिए, देखने को ये मिला कि भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट पॉजिटिव होते हैं तो उन्हें नारायणिया शिफ्ट किया जाता है। वो एसिम्टोमेटिक हैं, कोई सिम्टम उन्हें नहीं है। एसिम्टोमेटिक होने के बावजूद उनको नारायणिया शिफ्ट किया जाता है और उसी नारायणा हॉस्पिटल से एक बूढ़ी माँ को 52,000 रुपया उससे चार्ज करने के बाद पेसमेकर डलवाना था। जो ही पता चला ये पॉजिटिव है, एक तो वो औरत कोमा में चली गई और उसके बाद हॉस्पिटल ने उस महिला को वहाँ से जीएमसी के आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया। और चिप साहब, इस समय स्थिति ये है कि उसके परिवार के लोग, उसके परिजन, उसके बच्चे ये कह रहे हैं हम वार्ड के बाहर अपनी माँ इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी माँ कब पूरी हो जाएगी, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने बताया हमारी माँ को कि वो कोविड पॉजिटिव है, वो कोमा में चली गई है। अब वो कोमा में है, हमें नहीं लगता वो वहाँ से बाहर आएगी। एक प्राइवेट हॉस्पिटल एसिम्टोमेटिक नेताओं को, वीवीआईपीओं को अपने हॉस्पिटल में एडमिट करता है, लेकिन सिम्टोमेटिक पेशेंटों को वहाँ से निकाल कर जीएमसी भेजता है। इसके बारे में क्या इतिहास में कोई उदाहरण मिलता है इस तरह का? अपनी बात मैंने पूरी नहीं की थी। मैंने जो रेफरेंस दिया एक पेशेंट की, उस पेशेंट के घर वालों ने मुझे अप्रोच किया कि हम दवाइयों का खर्चा भी कर सकते हैं, इलाज का खर्चा भी कर सकते हैं, लेकिन हमें परमिशन ले दीजिए कि हम इसको नारायणा हॉस्पिटल में ले जाएं। तो जब मैंने सारी तहकीकात करी तो तहकीकात से ये निकला कि नारायणा में कोई भी कोविड पेशेंट नहीं जा सकता जब तक चीफ सेक्रेटरी तक का अप्रूवल नहीं होगा। और आपने राइटली ये कहा है, यहाँ कोई एक वीआईपी है या बड़ा आदमी है, उसको सरकार अपने आप वहाँ पहुँचा देती है, सारी सुविधाएं देती है, आइसोलेशन की वहाँ अच्छे प्रबंध हैं जो शायद जीएमसी में नहीं होंगे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन तो है जो मैंने आपसे कहा कि डिस्क्रिमिनेशन है या ज़्यादती है? नहीं, ज़्यादती है, डिस्क्रिमिनेशन है, ज़्यादती है उन लोगों के साथ जो सरकार का अप्रूवल नहीं ले सकते और वहाँ नहीं पहुँच सकते। और बल्कि मुझे ये कहा गया कि नारायणा वाले आम कोविड पेशेंट को एक्सेप्ट नहीं करते और अगर कोई नॉर्मल कोविड पेशेंट वहाँ नारायण के पास जाएगा तो वो जीएमसी में भेजा जाता है वापस। तो इसलिए ये इसको डिस्क्रिमिनेशन कहें, इसको जाति कहें, लेकिन दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉन एक्सेप्टेबल। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एंड गवर्नमेंट मस्ट लुक इनटू दिस डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट्स। कौन सी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? ये जो यूनियन टेरिटरी, यस ऑब्वियसली यही गवर्नमेंट है इस समय। अब जो भी इस समय गवर्नमेंट है मौजूदा, जो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है, वी एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम दैट गवर्नमेंट। किसी का अच्छा करना है, किसी को कोई डेवलपमेंट करनी है, विकास करवाना है, या कोई सब किसी एक चीज़ आपसे और शेयर करना चाहूँगा। एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट जीएमसी के आइसोलेशन वार्ड में है, चीफ सेक्रेटरी की नॉलेज में है, एलजी की नॉलेज में है, डिप्टी कमिश्नर जम्मू की नॉलेज में है। उस पेशेंट को आइसोलेशन वार्ड से शिफ्ट करना है और उस पेशेंट के परिजन लाखों रुपया खर्चने के लिए तैयार हैं। क्या आप मानेंगे कि प्रशासन में से किसी भी आदमी ने ना तो इसका नोटिस लिया और ना ही इस आदमी को, क्योंकि आम आदमी था, इसे यहाँ से उस हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की इजाज़त दी? आपने कहा सरकार, तो आपसे जानना चाहूँगा ये कौन सी सरकार आपको लग रही है जहाँ एलजी को के नॉलेज में भी जो चीज़ें हैं उन पर भी किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं हो रहा?
मैं वही तो आपसे कह रहा था, मैंने वही मिसाल दी। मैंने तो हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया कि सो एंड सो पेशेंट वो अपना जो खर्चा भी करने को तैयार है तो उसको वहाँ भेजा जाए, लेकिन वो उसके लिए चीफ सेक्रेटरी परमिशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए एंड ऑल दैट। और अगर इस किस्म का कोई पेशेंट है जो आपने कहा एलजी की नॉलेज में है, चीफ सेक्रेटरी नॉलेज में है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की वीकनेस है, कमज़ोरी है। और जानते हुए अगर वो नहीं कर रहे, कुछ चीज़ जानते हुए जो आदमी नहीं करता, इसका मतलब वो इंटेंशनली वो ये चीज़ नहीं कर रहे, उसको हल नहीं करना चाहते। चिप साहब, कल एक ऑर्डर आया है गृह मंत्रालय की तरफ से। ऑर्डर के अल्फाज और ऑर्डर के का जो जिस तरीके से ऑर्डर बनाया गया, साफ तौर पे इशारा है कि लंबे समय के लिए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश रहने वाला है। कोई स्टेटहुड आपकी जल्दी रिस्टोर नहीं होने वाली। अगर आपकी स्टेटहुड रिस्टोर होने वाली होती तो शायद इस तरह का ऑर्डर अब इस समय नहीं आता, अगर जल्दी में होते। तो आप उस ऑर्डर को की आपकी रीडिंग अपनी क्या है? नहीं, ऑर्डर तो आया कल। मैं जब आपको पिछली बार मिला था, मैं तब भी कहा था, देखिए हम भी पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं, काफ़ी देर से राजनीति में हैं। जब यूनियन टेरिटरीज़ को बनाया गया, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज किए गए, सारे कानून चेंज किए गए, अभी भी वो सब कुछ चेंज हो रहा है, तो वन शुड नॉट एक्सपेक्ट कि ये बहुत जल्दी जो है ये वापस स्टेट बन जाएगी। ये बात सही है कि माननीय गृह मंत्री ने संसद में भी उस समय कहा था कि हम बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा देंगे, लेकिन यहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि ऑर्डर आए या ना आए, ये एक लंबा सिलसिला है। देखिए, मैं भी डिमांड करता हूँ, हम भी डिमांड करते हैं, हमारी पार्टी भी डिमांड करती है, और लगभग मैंने देखा है कि वन एंड ऑल एवरीबॉडी वांट्स, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए आप, 370 को छोड़िए, 35A को छोड़िए, क्या हुआ कैसे हुआ एंड ऑल दिस थिंग, लेकिन मैं समझता हूँ कि सारी रियासत के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग इस बात से आहत हैं कि जम्मू कश्मीर एक इतनी इम्पॉर्टेंट स्टेट थी, इस देश का सरताज स्टेट थी, और उसको एक इतनी बड़ी स्टेट से एक छोटी सी यूनियन टेरिटरी बना दिया, उसको दर्जा दे दिया। इसलिए सब चाहते हैं कि स्टेटहुड का दर्जा मिले, लेकिन ये लंबी कहानी है। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट इट विल टेक टाइम। पिछले दिनों कुछ एक्शन हुए, एक जगह देखने में आया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक ताकतवर लीडर का फार्म हाउस जो है उसके ऊपर बिल्डोजर चल गया। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद पता चला कि जिस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ज़बरदस्त किस्म का भरोसा सरकार को है और जिसको सारी रोडें, सारे टोल प्लाजे जिसको दे दिए हैं, उस कॉन्ट्रैक्टर ने भी कोई हॉस्पिटल बना रहा था कहीं पे, तो उसके ऊपर भी बिल्डोजर चल गया। चिप साहब, इन डेवलपमेंट्स को कैसे देखते हैं? क्या आपको लग रहा है कि ये वाकई प्रशासन की नीयत साफ़ है कि हमने जो है एनक्रोचमेंट्स को, हमने जो ये जबरी कब्ज़े हैं, इन कब्ज़ों को हटाना है, या इन कब्ज़ों के चक्कर में कोई सियासत चल रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं दीज आर पर्सनल इश्यूज़, मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन दो बातें मैं ज़रूर कहूँगा। क्या आपको लग रहा है जबरी कब्ज़ों के ऊपर कार्रवाइयाँ होंगी? मैं ज़रूर बात ये करूँगा कि अगर सरकार, मौजूदा सरकार, इस यूनियन टेरिटरी की सरकार अगर साफ नीयत के साथ किसी कब्ज़े को हटाना चाहती है जहाँ वाकई कुछ गलती है, तो इस बात का स्वागत है। लेकिन कब्ज़े हटाने से पहले उन कब्ज़ों की पूरी तहकीकात करना, कानूनी तहकीकात करना, उसकी पोजीशन क्या है, कैसे है, उन्होंने कैसे वहाँ बनाया, तो ये सरकार का फ़र्ज़ बनता है कि उसको पूरी अच्छी तरह देखे और फिर कदम उठाए। दो बातें। तीसरी बात, फिर इसमें अगर आपने गैर कानूनी जो कब्ज़ात हैं, जो कब्ज़े किए लोगों ने हैं, उसको अगर आपने हटाना है तो फिर एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करना चाहिए। उसमें ABCD की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो एक बीजेपी के बहुत बड़े पॉलिटिशियन के ऊपर भी यहाँ बड़ी देर से या 2-3 साल से बहस चल रही है कि गलत जगह मकान बनाया, गलत जगह बातें हुई, एंड ऑल दिया, मतलब गलत जगह बनाया। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके ऊपर सरकार ने क्या किया। और उस समय
अभी मकान बना भी नहीं था जब ये आवाज़ उठी, कोई एक्शन उसका नहीं लिया गया। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं। आज मैंने पेपर में ये भी पढ़ा कि जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं यहाँ, उन्होंने कुछ एक बयान दिया कि जिन लोगों ने 70 साल तक स्टेट को लूटा है, अब उनको हम बताएंगे कि हम क्या करते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर किसी ने गलत किया है तो करें, लेकिन जरूरत होनी चाहिए ना। उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, ये एनसी का है, ये पीडीपी का है, ये किस जमात का है। तो फिर एक इंसानी ढंग से, एक शराफत से, अच्छे ढंग से, इंसाफ के रास्ते पर चल करके फिर सबको एक बराबर देखना चाहिए। उसमें पिक एंड चूज़ की जो पॉलिसी जो है, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और मैंने उस दिन कहा था किसी से, यहाँ एक चैनल वाले मुझे मिले थे, तो मैंने उनसे कहा था कि जैसे मैंने मीडिया में पढ़ा है, जो हमारे नए लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मामहम मनोज सिन्हा जी, तो इनके बारे में इनका एक बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है राजनीति में। तो मुझे पूरी उम्मीद है, अभी खैर अभी तो बहुत थोड़ी देर पहले आए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी कदम उठाए जाएंगे वो लोगों की बेहतरी के लिए होंगे। उसमें सरकार जो है वो डेवलपमेंट की तरफ कदम बढ़ाएगी, और उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जहाँ बेइंसाफ़ी हो। मैं उम्मीद रखता हूँ, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा ये वक्त बताएगा। गुपकार डिक्लेरेशन आया, उसमें आपके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो भी एक सिग्नेटरी हैं। चिप साहब, क्या आप भी गुपकार डिक्लेरेशन की में जो कुछ कहा गया है, क्या आप भी उसका समर्थन करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं गुपकार डिक्लेरेशन में, जब गुपकार में जो मीटिंग हुई, वहाँ क्या डिस्कस हुआ, क्या फ़ैसला हुआ, क्या निर्णय हुआ, मैं ज़्यादा उसके बारे में जानता नहीं हूँ। आई डोंट नो मच अबाउट दैट। लेकिन जब मुझे पता ही नहीं कि उसका आधार क्या है, लेकिन ये मैंने सुना कि वहाँ कांग्रेस भी शामिल हुई है उसमें। तो इसलिए इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग ऑन दैट। और ये पार्टी का फैसला होगा। मैं तो एक पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, और मुझे ना इसकी डिटेल है ना कुछ है, इसलिए इस स्टेज पर मैं उस पर कमेंट करना पसंद नहीं करूँगा। चिप साहब, कश्मीर की बात करें, हमें गुपकार डिक्लेरेशन की बात करें तो एक चीज़ नज़र आती है कि कश्मीर में, कश्मीर के मुद्दों को लेकर कश्मीर की सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ वन वॉइस में, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक यक ज़ुबान होकर बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी दबे लफ्ज़ों में उनका समर्थन करती है। और लेकिन जब आप जम्मू संभाग की बात करते हैं, जम्मू संभाग में 4G का मसला है, जम्मू संभाग में नौकरियों को लेकर लोग परेशान हैं, जम्मू संभाग में लोग टोल प्लाजा को लेकर परेशान हैं, और भी बहुत सारी कोविड-19 की मिसमैनेजमेंट को लेकर लोग परेशान हैं। लेकिन वजह क्या है? एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पर एक दो पार्टियां इकट्ठी नहीं बैठ पाती, 4, 6 या 10 पार्टियों का इकट्ठा बैठना तो नामुमकिन सी बात है। वजह क्या है, ये आपसे समझना चाहूँगा। या आपको लगता है कि ये जम्मू का मुद्दा नहीं है, आप पार्टियों का मुद्दा है? पार्टी यहाँ पार्टी लोग खेलते हैं, और कश्मीर में पार्टी का मसला ही नहीं है। वहाँ यूनानिमस एक रेजोल्यूशन है, जी हाँ ये कर दो। और वहाँ आप देखिए, यहाँ 4G की डिमांड है, वहाँ 4G की डिमांड कोई भी नहीं है। तो आपसे समझना चाहूँगा ये यूनानिमिटी क्यों नहीं जम्मू में, जम्मू के संभाग के मुद्दों के ऊपर यूनानिमिटी क्यों नहीं? देखो, इससे पहले कि मैं जम्मू संभाग या जम्मू प्रदेश के जो मुद्दे हैं उन पर यूनानिमिटी की बात करूं, पहले मैं वो जो आपसे बात कर रहा था, गुपकार डिक्लेरेशन में मुझे नहीं पता क्या क्या हुआ, लेकिन एक बात उसमें जो मैंने सुनने में आई है, चाहे वो वहाँ कांग्रेस हो, चाहे एनसी हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे कोई भी हो, एक उसमें मुद्दा ये है कि जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी बनाई गई है, इसको स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। इस बात को मैं सपोर्ट करता हूँ, नॉट एज ए कांग्रेसमैन, एज ए रेजिडेंट ऑफ द स्टेट। मुझे दुख है इस बात का कि इतनी बड़ी स्टेट को, इतनी एक कल्चरली, पॉलिटिकली, कल्चरली, अदरवाइज आल्सो इट वाज अ ग्रेट स्टेट, इट्स अ ग्रेट स्टेट। तो इसको एकदम यूटी बना दिया गया, दैट इज़ अनफॉर्चुनेट। तो इसके साथ तो मेरी भी सहमति पूरी है। बाकी वहाँ क्या हुआ मैं नहीं जानता।
दूसरी बात आपने बड़ी अहम कही है, बहुत अहम बात करी है। देखिए, पिछले 70 वर्षों से बीजेपी जो आज सत्ता में है, उनका वन पॉइंट मुद्दा था, एक मुद्दा था जो यही कहते थे कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। इस पर लड़ते रहे और कुछ लोग आगे भी आए, समझते थे लोग। जम्मू की जो बदकिस्मती है कि जम्मू के लोग कभी भी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आए। वजह कुछ नहीं, डिफरेंट किस्म की लीडरशिप है, इसकी बहुत सी वजह है। कुछ वजह ये भी है कि कुछ देखा जाए, जैसे कोई भी प्रदेश होता है तो पहली बात शुरू होती है हमारी अपनी दिल्ली से। अगर हम जम्मू की बात करेंगे तो दूसरी बात हमारी शुरू होती है कश्मीर से। बिकॉज यहाँ जितनी भी गवर्नमेंट्स रही हैं जम्मू कश्मीर में, वो उनकी जो वर्किंग रही है मोस्टली वो कश्मीर सेंट्रिक रही है। कश्मीर जो था, कश्मीर का हमेशा अपर हैंड रहा है, कश्मीर का अपर हैंड रहा है। और उसकी वजह यह है कि ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने जम्मू के लोगों को डिवाइड करने की कोशिश की हो। हम बटे हुए हैं, हम अलग अलग सभाओं में बटे हुए हैं, और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज को ले लें, मैं कहता हूँ लेट अस से बीजेपी और कांग्रेस और एनी पार्टी इन जम्मू एंड ऑल दैट, कम से कम कुछ मुद्दों पर तो हमें इकट्ठे होना चाहिए। चाहे वो डेवलपमेंट का मुद्दा हो, चाहे जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने का मुद्दा हो एंड ऑल दैट। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वी आर अब कुछ लोग बुरा मानेंगे जो मेरा सुन करके, मुझे लगता है कि हम वी आर ए डिवाइडेड हाउस, जिसकी वजह से हमारी सोच जो है वो कभी इकट्ठी नहीं हो सकी, और जिसकी वजह से हमें नुकसान भी हुआ है। और उस नुकसान को लेकर के कुछ पॉलिटिकल जमातों ने फ़ायदा भी उठाया, और बल्कि जम्मू के लोगों को और ज़्यादा बांटने की कोशिश करी। तो ये कुछ बातें हैं जो बड़ी। क्या एक रीजनल आउटफिट मुमकिन है जम्मू में? अभी एक रीजनल आउटफिट के लिए कोई स्पेस है थोड़ी सी बची हुई जम्मू में, जो आपको लगता है कि हाँ स्पेस तो है, और अगर ये जितने भी जम्मू संभाग को समझने वाले लोग हैं, अगर ये इकट्ठे हो जाएं तो बात बन सकती है? देखिए, मुझे नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता। पहले तो मैं ये सोचता हूँ और मैं इस थ्योरी को सपोर्ट करता हूँ कि लद्दाख हमसे अलग हो गया, लेकिन अब कम से कम जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखने के लिए वी शुड रिमेन यूनाइटेड। जम्मू और कश्मीर को इकट्ठा रखने की ज़रूरत है। जम्मू को अलग करके मैं समझता हूँ कि ये बात बन नहीं सकती, और इसी चीज़ को लेकर के मैं महसूस करता हूँ, जो मेरी अपनी सोच है। मैंने भी 36 साल इस राजनीतिक जीवन में देखा है कि जम्मू में कोई भी क्षेत्रीय आउटफिट जो बनेगा, रीजनल आउटफिट बनेगा, उसका चलना बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने आपसे एक्सप्लेन भी किया कि यहाँ सब कास्ट बेसिस पर ज़बरदस्त लोगों में डिवीज़न है, जो नहीं होनी चाहिए। ये तब हो सकता है जैसे आदमी हमेशा सोचेगा हम जम्मू वाले हैं, कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। अब देखो, अगर हम उस बात को लेकर चलें, मिसाल के तौर पर जो पहले भी यहाँ सरकारें रहीं, जैसे मैंने कहा कि भाई तकरीबन यहाँ ज़्यादा जो बात चलती रही वो कश्मीर की जो लीडरशिप थी उसकी बात ही ज़्यादा चलती रही। और मैं इस बात को जानता भी हूँ, रजौरी पुंछ का मुस्लिम या डोडा किश्तवाड़ का मुस्लिम, वो भी इस बात को महसूस करता रहा कि हमें वो ट्रीटमेंट नहीं मिलती जो कश्मीर को मिलनी चाहिए थी। तो वो भी इस बात पे डिस्क्रिमिनेट रहा। तो जम्मू में रीजनल आउटफिट तब बन सकता है जब कंप्लीट जितनी भी पॉपुलेस है जम्मू की, जिसमें सब कम्युनिटी के लोग हैं, अगर वो एक होकर के सोचें कि भैया हमने जम्मू को जम्मू के एंगल से देखना है। अगर हम अलग अलग अपने ग्रुपों में देखेंगे तो फिर जम्मू इकट्ठा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं, फिर मुश्किल है। मेरी नज़र में तो मुझे मुश्किल लगता है। देखिए, मैं बताऊँ आपसे, मैं मिसाल देता हूँ आपको भीम सिंह की। मैं बहुत उनका सत्कार करता हूँ, इसलिए कि उन्होंने एक ज़िंदगी में एक बड़ी कॉमन स्टेज पर खड़े होकर के इतना संघर्ष किया कि नेशनल लेवल तक संघर्ष किया।
लेकिन बात नहीं चल पाई। इसके अलावा और भी हमारे अच्छे लोग थे जो जम्मू की बात करते थे। कांग्रेस में भी कुछ ऐसे लोग थे, जैसे मैं जिक्र करूंगा यहाँ पंडित लोचन दास जी का, वो भी जम्मू की बात करने वाले थे, जोर शोर से बात रखते थे। और इसी तरीके से कुछ मुस्लिम लीडर भी हुए हैं, जैसे शेख अब्दुल रहमान को भी मैंने देखा, वो भी जम्मू की बात करते थे। अच्छा, ठाकुर बलदेव सिंह जो MP थे यहाँ कठुआ से, वो भी हमेशा जम्मू की बात करते थे। तो सब लोगों ने ये बात की है। जैसे खासकर अगर मैं देखिए, मैं पार्टी में नहीं जाना चाहता। सिर्फ सब आपसे और समझना चाहूँगा, बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आपका एक राजनीतिक अनुभव है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, हालांकि आप कांग्रेस के नेता हैं, बनता नहीं, लेकिन राजनीतिक एक सलाहकार के तौर पर, एक राजनीति के जानकार के तौर पर आप समझना चाहूँगा। आप भाजपा को भी आपने लंबे समय से देखा है। आज जो जम्मू कश्मीर की भाजपा है और जिस भाजपा को आप जानते हैं, जो आपके विपक्ष में खड़ी हुआ करती थी और आपको परेशान करके रखती थी, क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? ये बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को भी थोड़ा सा ये पता चले कि क्या कोई बदलाव आया है या ये वही भाजपा है जिसने आपको परेशान कर रखा। देखिए, जब सत्ता का स्वाद कोई चख लेता है, मैं समझता हूँ कि उस समय जो भाजपा थी वो सत्ता से बहुत दूर थी। उनको सत्ता का कोई ज्ञान नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी। आज जो सत्ता है, पावर जो है, आज की भाजपा का दिमाग में इतनी चली गई है कि वो साधारण व्यक्ति की बात करना ही नहीं चाहते बिल्कुल। आज उनकी अपनी समस्याएं ऐसी। जम्मू का जो उनका संगठन है, जम्मू कश्मीर में जो उनका संगठन है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जम्मू कश्मीर में जो भी उनका संगठन है, तो पुराने सभी नेताओं को नहीं, जो भी उनका संगठन है, हम देख रहे हैं, दिन रात हम देख रहे हैं। जम्मू का संगठन कुछ भी नहीं। जम्मू का संगठन जो है, टोटल पावर दे डिराइव फ्रॉम दिल्ली। देखा जाए तो यहाँ जितने भी भाजपा के नेता इस समय उभर के आए हैं, अगर आज 8 साल पहले चले जाओ तो कोई भी नहीं था। देयर वॉज नथिंग, जस्ट फ्यू एंड फिंगर टिप्स एंड ऑल दैट। नाउ दे have derived this power from न्यू दिल्ली, और सत्ता इतनी दिमाग में इनके चली गई है कि वो कॉमन आदमी को देखना नहीं चाहते। एक वाक़या हमारे यहाँ हुआ है पीछे, यहाँ हमारे एरिया में, तो एक भाजपा के लीडर ने, मैं नाम नहीं यहाँ लेना चाहता, एक साधारण व्यक्ति को, चाहे वो पंच था या जो भी था, उसके घर में गालियाँ दी, उसको मारा, उसको पीटा एंड ऑल दिस थिंग। कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि जो आपने प्रश्न किया है कि पहले भाजपा थी, जो आज भाजपा है, उसमें बड़ा फ़र्क है। फॉर एग्जांपल, भारतीय जनता पार्टी, जैसे पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी थे, हम छोटे छोटे स्कूल में पढ़ते थे, तो उनका काम करने का स्टाइल कुछ अलग था। आज वो नहीं है। बेशक उनके आदर्शों को लेकर के आज भी भाजपा जो आगे बढ़ना चाहती है, उनका नाम लेती है, उनका नाम है, लेकिन उनका भी मैं नाम लेना चाहता। जब जम्मू की आपने बात करी तो वो जम्मू की बात करते थे। वो इस एंगल से नहीं करते थे कि भाई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के एंगल से, वो जम्मू संभाग की बात करते थे। तो जब जो भी नेता है, जम्मू का नेता कोई भी हो, जम्मू संभाग की बात करे, तो उस तरीके से जम्मू के लोगों की बेहतरी हो सकती है, या जम्मू इकट्ठा हो सकता है, या जम्मू एकजुट हो सकता है, तभी पॉसिबल है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री RS चिब। आपने इनसे साफ तौर पे सुना कि सरकार से आशाएं, उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन ग्राउंड पर डिलीवरी नहीं हो रही। दीजिए इजाज़त, आदाब।